हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, जहाँ पे हर मॉर्निंग में हम एनालिसिस करते हैं द हिंदू का। और आज की तारीख है 17 अक्टूबर और आज हम करेंगे द हिंदू का डेली न्यूज़ एनालिसिस। मैं जैसा आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो हिंदू एनालिसिस होता है, इसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो रेलेवेंट हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। एक बार अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से आर्टिकल्स रेलेवेंट हैं, तो हम उसमें से वही इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। कई बार बच्चे ऐसा होते हैं कि पूरे आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए। बिगनर्स के लिए हम तीसरा पॉइंट ये है, बिगनर्स के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक या भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट हम उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता सकें, जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो व्हेन इट कम्स टू दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। और साथ साथ में हम उसका बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब आप हिंदू का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग आना बहुत ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैं किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। और जिस तरीके से प्रीलिम्स का नेचर चेंज हो रहा है, जहाँ पे आपको फैक्ट्स का एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो डिफरेंट आर्टिकल्स पे। सो लेट्स बिगिन अवर डीएनए एनालिसिस। सो ये आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दो आर्टिकल्स हैं। एक है एब्जेक्ट फेलियर, जो कि एसोसिएटेड है, जो रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। और साथ साथ में एक और आर्टिकल मेंशन है कि व्हाट डज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 स्टेट अबाउट इंडिया। देन उसके बाद में जो अभी इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस प्रेजेंट टाइम पे। हम कंटेक्स्ट भी जानेंगे और बैकग्राउंड भी जानेंगे। साथ साथ में प्रीलिम्स के लिए कुछ न्यूज़ है। जो अभी इंडिया और कनाडा के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, उससे रिलेटेड ही एक आर्टिकल है 5 आईज, हाउ दिस 5 आईज इज सपोर्टिंग कनाडा इन स्पैट विद इंडिया ऑन निज्जर। फिर उसके बाद में सेंटर ने जो है वो एमएसपी जो है वो रेस कर दी है काफ़ी राबी ग्रुप्स की, जैसे वीट हो, बार्ले हो, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और एक एफएओ की रिपोर्ट रिलीज हुई है अनजस्ट क्लाइमेट, तो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो इंडिया में जो पुअर फार्मर्स हैं उन पे इम्पैक्ट कर रही है। ये सारे हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड विद कंटेक्स्ट, ठीक है। तो जो पहला आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, जो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 रिलीज हुई है। तो आपको सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट है उसको रिलीज किया है एक आयरिश ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी ने, जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और साथ साथ में मिलके एक जर्मन एड एजेंसी है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हिल्फे। आई होप आई हैव प्रोनाउंस्ड द नेम करेक्टली, बट एक बार आप नेट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में ये इंडिया को जो है, जो इंडिया में हंगर प्रिवेलेंट है, जिस तरीके से हंगर अभी की सिचुएशन है, जो स्टेट है इंडिया में, वो एक सीरियस लेवल पे है एज कंपेयर टू दिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो इंडिया को रैंक करता है एट 105th पोजीशन आउट ऑफ 127 नेशंस। तो इतना सीरियस लेवल ऑफ हंगर जो है वो इंडिया में प्रिवेलेंट है। यहाँ पे कुछ डेटा दिए जाते हैं कि हम ये स्कोर कैसे डिसाइड करते हैं। अगर 9.9 से स्कोर लोअर हो तो वो एक गुड कंडीशन है या फिर लो लेवल ऑफ हंगर माना जा रहा है। 10 से 19.9 में मॉडरेट है और 35 से 49.9 में अलार्मिंग है। अगर ये जो पॉइंट है 50 से अबव चले जाता है, अगर ये स्कोर 50 से अबव चले जाता है तो इट इज़ एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो अब ये सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो इंडिया को 105th पोजीशन पर रैंक करता है आउट ऑफ 127, तो इसमें कौन कौन से ऐसा पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि एक कंट्री में कितना हंगर प्रिवेलेंट कर रहा है। तो इसके 4 पैरामीटर्स हैं। एक आपका पैरामीटर है चाइल्ड स्टंटिंग, दूसरा पैरामीटर है आपका अंडर नरिशमेंट, तीसरा आपका जो पैरामीटर है दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग, और जो चौथा पैरामीटर है दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो जब मैं बात करता हूं चाइल्ड वेस्टिंग की, तो यहां पे ये बात हो रही है कि हम उन बच्चों का शेयर देख रहे हैं अंडर 5 एज या फिर बिलो द 5 एज, हम उन बच्चों का शेयर देख रहे हैं जिनकी एज के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं बढ़ा है, दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग। जब हम बात करते हैं अंडर नरिशमेंट की, तो हम ये बात करते हैं कि कितना शेयर है ऐसा पॉपुलेशन का जिनको सफिशिएंट कैलोरी नहीं मिल पा रही है, ठीक है।
थर्ड चीज़ हम बात करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी की, कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपना कौन सा है 5th बर्थडे भी नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे बच्चे जो अपना 5th बर्थडे भी नहीं देख पा रहे हैं। एंड उसके बाद में हम बात करते हैं चाइल्ड स्टंटिंग की, जिसमें कि कितना पॉपुलेशन का शेयर है व्हेन वी कंपेयर इट टू और व्हेन वी कंसिडर बिलो द एज ऑफ 5, कि कितना ऐसा शेयर है पॉपुलेशन का जहां पे एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज करते हैं, या फिर ये पैरामीटर्स हम यूज करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए, राइट। तो इसमें साफ साफ ये बताया जाता है कि जब आप इंडिया की बात करोगे तो 13.7% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडरनरिश्ड, 35% पॉपुलेशन इज स्टंटेड एंड 18.7% ऑफ चिल्ड्रन इज वेस्टेड। अब ये डेटा आप कहाँ यूज कर सकते हो? पहली चीज तो नॉर्मली आप यूज कर सकते हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने हमारी रैंक 105 बताई है। अगर कोई भी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, या फिर हंगर से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है, तो वहां पे आप ये बोल सकते हो, ठीक है। और ये एक तरीके से सोशल सेक्टर में भी आप यूज कर सकते हो, जैसे वो GS2 हो या फिर वो GS1 हो, सोसाइटी के अंदर चाइल्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये रिपोर्ट करता है कि सीरियस लेवल ऑफ हंगर इज प्रेवलेंट। तो इस डेटा को आप यूज किया जाता है एसेस के अंदर, इस डेटा को यूज किया जाता है आपके मेंस के आंसर के अंदर, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कौन से पैरामीटर्स हैं, किसने रिपोर्ट रिलीज करी। तो प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या रैंक है नॉर्मल एग्जाम्स में, जैसे SSC हो, आपके बैंक हो, उस एग्जाम्स में। और UPSC के लिए सबसे रेलिवेंट हो जाता है कौन से पैरामीटर्स हैं, और मेंस के लिए रेलिवेंट हो जाता है कि इस इंफॉर्मेशन को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसमें यह बोला गया कि इन्होंने ये भी तारीफ कही कि इंडिया ने बहुत स्टेप्स लिए हैं, मतलब इंडिया ने ऐसे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं जिससे कि वो हंगर को प्रिवेंट कर रहे हैं, और हम धीरे धीरे जो अंडर नरिशमेंट है उसको रिमूव कर रहे हैं। हावेवर ये एनालिसिस ये स्टेट करता है कि जो इंडिया है, इंडिया ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि वो रेडी हैं इस चीज़ के लिए, और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं, या जो आप स्कीम्स देखने को मिलती हैं, जो उनके स्टेप्स देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। चाहे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, चाहे वो पोषण अभियान हो, या फिर आप बात करो PM गरीब कल्याण योजना हो, ये सारे के सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं हंगर को एड्रेस करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए, अंडर नरिशमेंट को एड्रेस करने के लिए। बट सबसे जो मोटा फैक्टर यहाँ पे बात करते हैं वो ये बोला जाता है, जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है इंटरजनरेशनल पैटर्न ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। इंटरजनरेशनल का मतलब कि पुरानी जनरेशन से जो अंडर न्यूट्रिशन की शिकायत आ रही है वो कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि अगर एक मदर अंडर नरिश्ड है तो वो रिफ्लेक्ट होगा उसके बच्चे के अंडर नरिशमेंट में भी। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है कि हम जब मदर हों उसके नरिशमेंट पे ध्यान दें, उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए जिससे कि बच्चे की हेल्थ पे इंपैक्ट ना हो, बच्चा अंडर नरिशमेंट का शिकार ना हो, बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। पहली चीज़ ये बात करते हैं। दूसरी, इस आर्टिकल में ये भी बात की जाती है कि जैसे इंडिया की GDP ग्रो हो रही है, और एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि अराउंड 6.5% इंडिया की GDP ग्रो होगी, और आप जानते हैं कि जिस तरीके से इंडिया की जो GDP है वो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है। बट ये चीज़ ये इंश्योर नहीं करती कि अगर इंडिया की GDP बढ़ रही है तो हमारे पास में क्या नाम है जो हंगर है, या जो हंगर का लेवल है ना, वो डिसाइड नहीं होता GDP से, क्योंकि हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, 4 ट्रिलियन हमारे पास में इकोनॉमी है, हमारी GDP भी अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है, बट स्टिल वी आर फेसिंग हाई लेवल ऑफ, और यू कैन से दैट सीरियस लेवल ऑफ हंगर। तो ये दूसरे आपस में एक रिलेटेड नहीं है। इसमें एक फैक्ट और निकल के आता है, जिस तरीके से हम इनकम इनइक्वालिटी देखते हैं इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है, और इसी चीज़ की वजह से इनकम इनइक्वालिटी का मतलब जब रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का क्लासिफिकेशन, इनकम का क्राइटेरिया है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो रिच होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। और कहीं ना कहीं जब पुअर के पास में पैसा नहीं होता तो होता ये है कि दे कैन नॉट अफोर्ड दैट न्यूट्रिशियस फूड, और या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में बात कर सकें, या फिर बैलेंस डाइट के बारे में बात कर सकें, वो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अगर आपकी पर कैपिटा इनकम अच्छी नहीं है, अगर वो जो इनकम है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मासेस के अंदर, तो उनके पास में एक्सेस नहीं होगा अच्छे फूड के लिए। और साथ साथ में पर कैपिटा इनकम भी कम है, और साथ साथ में फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। जिस तरीके से इंटर जनरेशनल पैटर्न देखने को मिलता है अंडर नरिशमेंट का, जो मैंने आपको बोला, मैटरनल हेल्थ या मैटरनल नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। दूसरा, GDP ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन ये डायरेक्टली ये रिलेट नहीं करता कि लो लेवल ऑफ हंगर है। तीसरा, मैंने आपको
ये बताया कि फूड इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो इंडियंस जो हैं वो न्यूट्रिशियस फूड और ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके बारे में ये बात की जाती है। और ये रिपोर्ट ये बोलती है कि हमें मल्टी फेसेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जिससे कि मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे सोशल सेफ्टी नेट्स, चाहे से वो आप हेल्थ इंश्योरेंस में बात कीजिए, ठीक है, या फिर आप ये बात कीजिए कि जिस तरीके से हमारी प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना चलती है या फिर हमारी ऐसी सोशल स्कीम्स चलती हैं जो इन चीज़ों का एड्रेस करें, उनको हमें स्ट्रेंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वेलबींग और न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो। तो पहला चीज़ यही बोलते हैं कि आपको सोशल सेफ्टी नेट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जैसे हमारी पीडीएस स्कीम्स चलती हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सीरियल्स या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशियस फूड करना पड़ेगा, साथ साथ में कैश ट्रांसफर्स करने पड़ेंगे, जिससे कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम कम है उसके साथ में उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सके और वो एक्सेस कर सके ऐसे न्यूट्रिशियस फूड को, राइट। और जैसे इन्होंने बताया कि स्टेट्स जो हैं अपने अपने प्रोग्राम को इंप्रूव करें, जैसे मैंने आपको बोला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, इन सारी चीज़ों पर ध्यान। दूसरा, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर पे या फिर हमारे ऐसे फूड सिस्टम्स पे जहाँ पे हम बात कर सकें कि हम ऐसे क्रॉप्स या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट्स या फिर ऐसे न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कर सकें मासेस को, जैसे वो मिलेट्स हों। हमें सिर्फ डिपेंड नहीं होना है व्हीट और राइस पे, हमें डाइवर्सिफाई करना है अपने फूड को, आप कह सकते हो अपनी प्लेट को, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये बात करते हैं कि हमें इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स लाने पड़ेंगे व्हेन इट कम्स टू मैटरनल हेल्थ या फिर चाइल्ड हेल्थ के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात की जाती है। और काफ़ी बार इंडिया की तरफ से ये कंसर्न दिखाया जाता है कि जो ये डेटा यूज़ किया जाता है इन रिपोर्ट्स के अंदर, वो जो डेटा रिपोर्ट किया जाता है वो हमारे एक आईसीटी एप्लीकेशन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पोषण ट्रैकर से नहीं लिया जाता, जिसकी काफ़ी बार तारीफ की है यूनिसेफ ने भी, डब्ल्यूएचओ ने भी और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने। बट ये जो डेटा लिया जाता है, ये डेटा लिया जाता है और ये जो बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ये बोलती है कि हम जो डेटा लेते हैं वो डेटा हम इसलिए लेते हैं जिससे कि हम कंपेयर कर सकें कंट्रीज़ को। अदरवाइज हम अगर आपका पोषण ट्रैकर लेंगे तो कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और यही पूरे आर्टिकल में इशू किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल आया था, एब्जेक्ट फेलियर, ठीक है। अगेन इसमें भी यही बात की जाती है कि जो इंडिया की अननरिश्ड पॉपुलेशन है, इट इज अराउंड 200 मिलियन पीपल, जो कि रफली पॉपुलेशन है ब्राजील की। आप ये समझ सकते हैं अंडर नरिशमेंट का मतलब जब जो पॉपुलेशन का जो शेयर है उनको सफिशिएंट कैलोरीज नहीं मिल रही हैं जितना उनको मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो है इंडिया के केस में जो रिपोर्ट आती है वो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के थ्रू दी जाती है, जो आपकी उन्होंने एनुअली पब्लिश की जाती है, वहाँ से ये डेटा लिया जाता है। और इसी में साफ साफ बात की गई है कि हमें बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरा करना पड़ेगा, जैसे वो एडिक्वेट फूड प्रोवाइड करना हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हो, अदरवाइज जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा इनकम ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, और जो हमारा हमारा जो ग्रोथ बढ़ रही है जीडीपी, वो रिलेट नहीं करती हमारे फूड न्यूट्रिशन लेवल से। ये सारे के सारे में बात की। और साथ साथ मैं आपको बताऊँ फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, बट वो मोस्टली व्हीट और राइस में बढ़ रहा है, इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन भी करने का ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को और कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेके आए आपके लिए कोर्स, जिसका नाम है 24 जो आपको मिलेगा 24,999 में। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा बैचेस में, जैसे अगर आप इंग्लिश में एनरोल करते हैं तो आपको हिंदी के बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा और इंग्लिश के बैचेस का भी एक्सेस मिलेगा। और एक आगाज़ 2027 बैच भी हमारा शुरू होने वाला है। तो अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो तो इसमें आपको 12 मंथ्स प्लस 3 एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे, और अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आपको 18 मंथ्स प्लस 4 एक्स्ट्रा मंथ मिलेंगे। जैसे मैंने बोला आपको आरंभ बैच भी शुरू होने वाला है, जो कि 18 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स के लिए एलिजिबल होगा 2026 के लिए, ठीक है। तो मैं इस आर्टिकल में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार हम रिकैप ले लेते हैं। इस आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 को, रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है, ठीक है, इसके कौन से 4 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। तीसरा मैंने ये बात करी कि इस रिपोर्ट ने कैसे हमारे कुछ स्टेप्स की तारीफ करी, अपलॉड किया उनको, और साथ साथ में ये भी बताया कि क्या इश्यूज हैं व्हेन इट कम्स टू सीरियस लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया। और फिर उसके बाद में इंडिया के कुछ स्टेप्स जो इसमें मेंशन किए गए, और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन बताया किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, चाहे से वो इंटरजनरेशनल पैटर्न ऑफ नरिशमेंट को आइडेंटिफाई करना हो, चाहे से पर कैपिटा बढ़ाना हो, चाहे से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना हो, और या फिर चाहे से हमें सोशल सेफ्टी नेट या फिर कैश ट्रांसफर्स को इंक्रीज करना हो, जिससे कि हम क्या कर सकें, हम जो लो लेवल ऑफ हंगर है उसको कम कर सकें। ये आपका GS2 में मोस्टली ये पेपर में यूज़ हो सकता है, बाकी आप ऐसे में भी ये कंटेंट यूज़ कर सकते हो, और कहीं भी अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात आती है तब भी आप यूज़ कर सकते हो। होपफुली आपको आर्टिकल समझ में आया होगा।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, पीपीटी में मैंने लिख रखी हैं, आप एक आराम से देख सकते हो। अब 2 आर्टिकल्स हैं यहाँ पे रिलेटेड, ठीक है ना, कैनेडियन फ्रॉस्टबाइट। तो जिस तरीके से आपको पता है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो हैं वो रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, और इसका मैं कंटेक्स्ट आपको देना चाहूँगा। हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे, उनकी किलिंग हो जाती है जून 2023 के अंदर, और उसके बाद में कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन बैठाती है, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद में कैनेडियन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि कुछ हमारे इंडियन ऑफिशियल स्पेशली डिप्लोमेट्स वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, मींस दे वर इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। ये कैनेडियन गवर्नमेंट एलिगेशंस लगाती है इंडिया के ऊपर, और इंडिया इन क्लेम को रिडिकुलस सिली बताते हुए अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको विड्रॉ कर लेती है हाई कमीशन इन कनाडा से, और यहाँ से भी कुछ डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया जाता है, और इसके बाद में इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो हैं वो और ज़्यादा निचले स्तर पर चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है, और इस तरीके से इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो एलिगेशंस लगाए, साथ साथ में इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि जिस तरीके से जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो ये इसलिए बिहेव कर रही है या इस तरीके से इसलिए एक्ट कर रही है बिकॉज 2025 में जो कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें वो वोट बैंक को कैटर करना चाहते हैं, जिसमें वो वू करना चाहते हैं इन्फ्लुएंशियल सिक्स को जो वहाँ पे रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट कैनेडियन गवर्नमेंट ये बोलती है। दूसरा ये बोलती है कि कनाडा खुद ऐसा ग्राउंड प्रोवाइड करता है ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को, टेररिस्ट को, जिस तरीके से पाकिस्तान करता है, और ये देखने को मिला है कि दे आर प्रोवाइडिंग द स्पेस टू दीज टेररिस्ट और दीज एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। और जैसा आपको पता है कि जो खालिस्तान मूवमेंट है इट इज़ ए सेपरेटिस्ट और आप बोल सकते हो सेशनिस्ट मूवमेंट है, जिनका मकसद ये है कि हम सिख्स के लिए एक नया होमलैंड बनाएं, और अगेन ये हर्ट करता है हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को। और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब कनाडा या फिर बाकी नेशंस को भी ये पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंडिया के लिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फिर भी इन ऐसे सेपरेटिस्ट आप बोल सकते हो इंडिविजुअल्स को या ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि वोट बैंक ज़्यादा मैटर कर रहा है कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए। और होता यह है कि कुछ लोग कनाडा में इलीगली एंटर्ड कर जाते हैं, और उसके बाद में वही इलीगली एंटर करे हुए लोग या तो टेररिस्ट बनते हैं या फिर एक्सट्रीमिस्ट बनते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊँ कम से कम एटलीस्ट 9 खालिस्तानी ऐसे मूवमेंट्स हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बेस्ड आउट ऑफ है कनाडा। और इसमें साफ साफ ये भी देखा गया है कि किस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इन इलीगल आप बोल सकते हो इमिग्रेंट्स को क्या करते हैं, उनकी जो सिटीजनशिप है उसको फास्ट ट्रैक करती है। ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। बट इस आर्टिकल में ये कहा जाता है कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना खाली अपने इंडियन डिप्लोमेट्स को डिफेंड करना, बट जो इंडिया की ग्लोबल इमेज है उसको भी प्रोटेक्ट करना, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जिस तरीके से जो पन्नू का केस हुआ उसमें यूएस के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भेजी है, ये रिफ्लेक्ट करती है कि वी आर ट्रांसपेरेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू। बट जब बात आती है हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग की, तब हम वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते हैं, बिकॉज ना तो हम ये वी आर रिफ्यूटिंग, हम रिफ्यूट जरूर कर रहे हैं कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस, बट कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी का इशू लेके आता है जहां पे हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, जो हमें डुअल पॉलिसी देखने को मिलती है व्हेन इट कम्स टू पन्नू केस इन यूएसए, और एक आपका कनाडा में जहां पे हम एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी इमेज को प्रोटेक्ट करना, और इसीलिए इस आर्टिकल में साफ साफ ये बात की जाती है कि अलॉन्ग विद डिफेंडिंग इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडिया को अपनी इमेज को भी डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से इंडियन इंटेलिजेंस पे एलिगेशंस लगे हैं, उन एलिगेशंस को गलत प्रूफ करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकें और जो हमारी ग्लोबल इमेज है उसको हम स्ट्रेंथन या प्रोटेक्ट कर सकें। सो होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने बात करी कि जो इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ही रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी निकल के आया कि किस तरीके से जो 5 आईज है, 5 आईज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके और आपका कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ठीक है। और इसमें कैनेडियन गवर्नमेंट ने जैसे ये क्लेम किया और एलिगेशंस लगाए कि इंडियन डिप्लोमेट्स और उनके जो इंडियन हाई कमिश्नर और अदर डिप्लोमेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में, तो उसके बाद में पहले यूएस ने बैक किया, उसके बाद में यूके ने बैक किया और न्यूजीलैंड ने बैक किया। इन्होंने बोला कि हम ये जो कैनेडियन जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं
या फिर जो कैनेडियन के जुडिशियल प्रोसेस है, हम उनमें पूरा का पूरा ट्रस्ट दिखाते हैं जिस तरीके से ये प्रोसेस हुई है। और हम ये आशा करते हैं, और यूएस ने भी ये बोला कि इंडिया का फर्ज बनता है, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैनेडियन अथॉरिटीज़ के साथ में कॉपरेट करे, जिससे कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये जो क्लेम्स लगाए जा रहे हैं, ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। और इस तरीके से इसमें पूरी के तरीके से बात की जाती है। तो अगेन मैंने जिस तरीके से बोला कि न्यूजीलैंड हो गया, यूएस हो गया, और इन्होंने जब कॉन्फिडेंस जताया कनाडा की जुडिशियल प्रोसेस में विद रिस्पेक्ट टू द हरदीप सिंह निज्जर किलिंग, तो उसके बाद में यूके ने भी फुल कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया इसके अंदर। और यूके ने किसको ज्वाइन किया? न्यूजीलैंड को ज्वाइन किया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया इन सपोर्टिंग कनाडा। और उसके बाद में अब ये जो 5 आइज कंट्रीज हैं, ये कोऑर्डिनेट किस बेसिस पे करती हैं? इनका सबसे ये क्लोजली कोऑर्डिनेट करती हैं सिक्योरिटी इश्यूज पे या फिर पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स पे। तो बिफोर गोइंग फॉर दिस आर्टिकल मैं आपको थोड़ा सा ओरिजिन बताना चाहूँगा 5 आइज का। तो 5 आइज का आप ओरिजिन, ये जो इनका अलायंस का ओरिजिन है वो आप ट्रेस बैक कर सकते हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जब यूएस स्पेशली यूके और यूएस जो हैं वो सक्सेसफुली शेयर करते हैं जो भी इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है आफ्टर ब्रेकिंग द कोड्स ऑफ जर्मनी एंड जापान रेस्पेक्टिवली। तो जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो ये शेयर करते हैं, उसके बाद से आप ये ट्रेस कर सकते हो कि 5 आइज का ओरिजिन होता है। उस टाइम पे एक ब्रूसा एग्रीमेंट साइन होता है, दैट इज बिटवीन ब्रिटेन एंड यूएसए, जहाँ पे वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जो भी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होगी या जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो ये आपस में शेयर करेंगे। और उसके बाद में आपको ये देखने को मिलता है कि इसको कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है, इसको न्यूजीलैंड ज्वाइन कर लेता है और इसको ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से 5 आइज जो है वो पिक्चर में आती है। और प्रेजेंटली भी ये जो है आपस में क्या करते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं। और जैसे वो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हो उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, जैसे वो राइट टू प्रोटेस्ट हो या फिर आपका राइट टू लॉ हो, ठीक है, या फिर रूल ऑफ लॉ हो, इस तरीके से बात की जाती है। और आपको जिस तरीके से पता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी डिफेंड किया और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ये रिलीज किया कि इंडिया को जो है इस मैटर पे कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से अपन ने पहले आर्टिकल में ये देखा कि इंडिया को अगर अपनी ग्लोबल इमेज को प्रोटेक्ट करना है या फिर स्ट्रेंथन करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी प्रोसेस में क्या रहें, प्रोसेस में ट्रांसपेरेंट रहें, राइट। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने भी कंसर्न्स रेस्ट किए हैं जिस तरीके से इंडिया की जो इंटरनेशनल इमेज हैम्पर हो रही है, तो उन्होंने ये बोला है कि हमें यूनाइट होकर इस क्राइसिस को एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला 5 आइज अलायंस क्या है। 5 आइज अलायंस एक इंटेलिजेंस अलायंस है जहाँ पे क्या करते हैं, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर करते हैं। और ये जो है 9, अभी आप 5 आइज से ये 9 आइज ग्रुप भी बन चुके हैं, जिसमें आपका नेदरलैंड मिलेगा, आपको डेनमार्क मिलेगा, आपको फ्रांस मिलेगा, आपको नॉर्वे मिलेगा। और अगेन वेयर इज द 14 आइज ब्लॉक भी है जिसमें आपको बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन मिलेगा और स्वीडन मिलेगा, राइट। अब उसके बाद में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या किया है, एमएसपी अनाउंस करी है राबी क्रॉप्स के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल डील करता है जब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने राबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी को रिलीज किया है। और इसमें जो एमएसपी है, मतलब जो एमएसपी है वो रेंज करती है, मतलब हाईली बाय 50 to 105%। जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आता है क्रॉप्स को उगाने के अंदर, उसमें 50 to 105% आपको रेज देखने को मिलता है एज पर द क्रॉप्स। इसके बारे में बात की गई है। और साफ साफ ये कहा गया यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो हमेशा से फार्मर्स वेलफेयर के लिए कोई ना कोई नए नए स्टेप्स लाती आई है। और ये स्टेप्स उसी की लाइन में है जब हमने एमएसपी को बढ़ाया है, राइट। यहाँ पे ये बात की जाती है। और साथ साथ में ये बात की जाती है कि इसी तरीके से जब एमएसपी बढ़ेगी तो एक तो हम जो फार्मर्स की इनकम है उसको इंक्रीज कर पाएंगे, प्लस हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स भी कर पाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब कि जब आप 1 और 2 क्रॉप्स पे ही एमएसपी ज़्यादा देंगे तो लोग ज़्यादा वो क्रॉप्स उगाते हैं अपनी फील्ड्स के अंदर। और जिस तरीके से हमें क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, हमें क्रॉप्स बहुत सारी क्रॉप्स चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो पाती, बिकॉज जब सरकार 1 या 2 क्रॉप्स पे ही आपको एमएसपी देगी तो मोस्टली लोगों की ये टेंडेंसी होगी, स्पेशली फार्मर्स की ये टेंडेंसी होगी कि उन्हीं क्रॉप्स को उगाना। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी क्रॉप्स पे, आपको पता है कि एमएसपी आपको 22 क्रॉप्स पे दी जाती है। तो इसमें भी यही रिफ्लेक्ट होता है कि किस तरीके से हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं,
ठीक है। तो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा जानना आपके प्रीलिम्स के लिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है एमएसपी से रिलेटेड। ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स का ग्रुप। पहली चीज आपको ये जाननी जरूरी है, ये जो कैबिनेट कमिटीज हैं दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज का मतलब ये है कि दीज कमिटीज आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है इसमें सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिया में चल रही हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। और इसके हेड कौन होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़ तो ये होगी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होगी कि इसको पीएम हेड करते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे प्राइस कंट्रोल हो, जैसे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हो जिस तरीके से एमएसपी डिक्लेयर की गई, या फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के प्राइस कंट्रोल की बात हो, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो वो अपनी प्रायोरिटी पे सेट करना हो। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जो है उनकी इनकम को बढ़ा सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को क्या नाम है इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें में डील करते हैं। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात आती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो गारंटेड प्राइस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है फार्मर्स को। ठीक है। तो इट इज़ अ गारंटेड अमाउंट पेड टू फार्मर्स व्हेन द गवर्नमेंट बाइज देयर प्रोड्यूस। अब जो एमएसपी है, एमएसपी किसकी रिकमेंडेशन पे होती है? दैट इज CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है। जो कि बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करती है, जैसे इनपुट कॉस्ट कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, डिमांड सप्लाई कितना है, इन सारी चीज़ों पे। और ये जो CACP है ये एक अटैच्ड ऑफिस है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स का, राइट। और ये जो कैबिनेट कमेटी है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये आपके प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और ये इंश्योर करती है कि जो प्राइसेस हैं रेम्यूनेटिव प्राइसेस मिले फार्मर्स को, एज वेल एज एनकरेज करती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी। और जैसे मैंने आपको बताया ये 22 क्रॉप्स के लिए दी जाती है, जिसमें से 14 खारिफ क्रॉप्स हैं, 6 राबी क्रॉप्स हैं और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ठीक है। तो अगेन एमएसपी वो प्राइस है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर करती है इन क्रॉप्स को फ्रॉम फार्मर्स इफ द मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो इट। अगर मार्केट प्राइस इन क्रॉप्स की गिर जाती है, मान लीजिए, ठीक है, मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो इट, मतलब अगर एमएसपी से नीचे अगर मार्केट प्राइस गिरी तो फिर क्या होते हैं, गवर्नमेंट इन क्रॉप्स को परचेज कर लेती हैं एमएसपी पे, राइट। उसके बाद में एक FAO की रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसका नाम है अनजस्ट क्लाइमेट। ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम है द अनजस्ट क्लाइमेट। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि अनजस्ट क्लाइमेट जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है। एक तो ये बन सकता है दैट इज बाय FAO, और FAO एक प्रीमियम ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी यूनाइटेड नेशन की। ठीक है। पहली चीज़ तो ये बन जाती है। दूसरा इसमें बन सकता है FAO से रिलेटेड सवाल, और इससे जो रिलेटेड है वो आप उसमें आप अपने मेंस एनरिचमेंट कर सकते हो, मतलब मेंस के नोट्स को एनरिच कर सकते हो। किस तरीके से ये बताया है इस FAO रिपोर्ट में कि क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से हमें हार्श इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली पुअर फार्मर्स को, कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो अफेक्ट कर रहा है फूड प्रोडक्शन को या फिर क्रॉप यील्ड को, और उसकी वजह से इनकी इनकम में भी कमी आ रही है। तो वही बोलते हैं कि पुअर हाउस होल्ड जो है ग्लोबली, अगर आप ग्लोबली कंपेयर करोगे तो पुअर हाउस होल्ड जो है वो अपने 5% अपना इनकम का जो है एवरेज ईयर में रिलीज करते हैं, जैसे वो हीट लॉसेस हो, हीट स्ट्रेस हो, या फिर आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात करें, जैसे वो ड्रॉट हो या फिर फ्लड हो, इसके बारे में बात की जाती है। और इस रिपोर्ट में ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं क्लाइमेट चेंज के, और अभी देखने को मिल भी रहे हैं फार्मिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि एज पर FAO रिपोर्ट पुअर हाउस होल्ड जो है अपनी 5% इनकम एनुअली रिपोर्ट करते हैं, और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं रूरल पुअर में, वुमेन में और यूथ के अंदर। और सबसे ज़्यादा बात ये भी है कि रूरल पुअर जो है उनकी इनकम तो रिड्यूस हो ही रही है, बट दूसरा ये है कि ऑफ फार्म जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है, जिसकी वजह से इनको ज़्यादातर रिलाई करना पड़ता है फार्मिंग एक्टिविटीज़ पे या फिर क्रॉप प्रोडक्शन पे। और जब ऐसे क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स होंगे, या आप जिन्हें बोलेंगे क्लाइमेट स्ट्रेसर्स, ठीक, क्लाइमेट की वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट किया जा रहा है, जैसे वो हीट स्ट्रेस हो या फिर आपका ड्रॉट हो या फिर आपका फ्लड हो, इन वजह से भी जो है वो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कम हो रही है। तो एक साइड तो आपके पास में ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और फिर उसके बाद में जब आप एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हो तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका क्या हो रहा है, आपकी इनकम धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इसमें यही बोला जाता है, FAO ये रिकमेंड करता है कि आप जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं,
सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनको बढ़ाइए, ठीक है। सोशल सेफ्टी नेट्स या सोशल सिक्योरिटी को एक्सपेंड कीजिए जिसमें कि आप सिक्योर कर सकें। और ऑब्वियसली बात है इंडियन गवर्नमेंट सिक्योर भी करती है, चाहे से वो एमएसपी हो, ठीक है। और अगर आपको एक चीज़ और बताऊं तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट के रिस्पॉन्ड में ये कहा कि वी आर डीलिंग विद द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, जैसे वो नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, मतलब ऐसी क्रॉप्स उगाना, ऐसे एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, जिसपे क्लाइमेट का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। और ये सारी क्रॉप्स पे अप्लाई कर दिया है। साथ साथ में हम पहले ऐसे थे जिनके पास में कंटिजेंसी प्लान है सारे एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ठीक है। अगर कोई भी इमरजेंसी आती है एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट में तो वी हैव गॉट दिस प्लान। और साथ साथ में हमने क्या किया है, हमने एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम भी जो है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम या फिर बोल सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को भी लॉन्च किया है एज ए सेफ्टी नेट, ठीक है। इस पूरे आर्टिकल में यही बात की जाती है। और साफ साफ में बोला जाता है वर्क फोर्स का डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एग्रीकल्चर में करो, आप ऑफ फार्म जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी इंक्रीज़ करो, चाहे से वो डेयरी हो, ठीक है, या फिर आप उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री भी बोल सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ें जो हैं ये एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड ही हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये बोला जाता है कि इंडिया ने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो मैंने आपको बताया, एक तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स लेती रहती है जिससे कि हम हंगर को डिफीट कर सकें। तो आप इस आर्टिकल को लिंक कर सकते हो जो कि आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024, कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हंगर से डील करती हैं। अगर आपको बात करूं तो ये एक ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिसको 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मैंडेट ये है कि आप न्यूट्रिशन इंप्रूव करो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, साथ में लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है रूरल पॉपुलेशन में। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रूरल पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस किया जाए। तो इसी तरीके से ये रिपोर्ट आई है जिसमें कि क्या है, साफ साफ मेंशन किया कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो जो रूरल या पुअर फार्मर्स हैं उनकी इनकम में लॉस लेके आ रहा है। तो अगेन ये रिपोर्ट यही दर्शाती है कि हम किस तरीके से ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि हंगर तो डील हो ही हो, साथ में न्यूट्रिशन भी इंप्रूव हो, और साथ साथ में जो रूरल पॉपुलेशन है स्पेशली फार्मर जो है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बढ़ाया जाए। और ये अगेन ये है ना गवर्नमेंट्स के साथ में या फिर टेक्निकल एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेट करती रहती है जिससे कि वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, फॉरेस्ट्री के प्रोडक्ट, फिशरीज के प्रोडक्ट को कर पाए, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के अंदर है। करंटली इसमें 194 मेंबर्स हैं। फंडिंग जो है एफईओ को 100% फंडिंग जो है वो उसके अपने मेंबर्स से मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि एक तो एफईओ की रिपोर्ट हो गई अनजस्ट क्लाइमेट, तो यूपीएससी इसको पूछ सकता है बिकॉज ये रीसेंट एक रिपोर्ट है, ज़्यादा फेमस रिपोर्ट नहीं है, तो अनजस्ट क्लाइमेट। बाकी उसके अलावा एफएओ के द्वारा जो रिपोर्ट रिलीज की जाती है आप देख सकते हो, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, सोफो, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। उसके बाद में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सोफिया। तो एक होगी सोफो दैट इज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, एक होगी सोफिया दैट इज स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फिर उसके बाद में द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी मार्केट्स सॉरी, ठीक है। अगली जो है द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी मार्केट्स, और फिर है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। तो आप ये ध्यान रख लेगा कि एक तो पहली बात है एग्रीकल्चर कम्युनिटी मार्केट से रिलेटेड तो आप पता ही लगा लोगे, साथ में न्यूट्रिशन से रिलेटेड पता लगा लोगे। थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाएगा सोफो, ठीक है, सोफो दैट इज वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, और साथ साथ में वर्ल्ड्स फिशरीज एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। और अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी का आगाज 2027 बैच आप क्या नाम है ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको एनसीईआरटीज़ पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। इस पे आपको क्या किया जाएगा, एनसीईआरटीज़ पे फोकस किया जाएगा, इसमें अर्ली एनसीईआरटीज़ फोकस फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस सीसेट प्रिपरेशन भी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें, स्पेशल फोकस ऑन आंसर राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी, और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। रिपीटर्स बैच भी हमारे 2025 के लिए जो अक्टूबर 2028 से चालू हो रहा है, जिसमें आपको मेंस प्रोग्राम का एक्सेस मिलेगा, एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज, ये सारी मिलेगी। और अनअकैडमी रेगुलर इंटरवल्स पे सिविल सर्विसेज के लिए चैंपियनशिप लाता रहता है जिसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आप ये देख सकते हो 20 अक्टूबर को 11 AM और 5 PM पे आप क्या कर सकते हो, आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और 90% स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको ये सारे कोर्सेज में कोड डिस्काउंट चाहिए तो आप YUV50 यूज़ कर सकते हो कोड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर मेरे लिए आपके लिए कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस तरीके से हम DNA लाते रहेंगे आपके लिए। कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें लानी चाहिए, वो बता सकते हैं। हमारे इस चैनल पे आपके CSAT चल रहा है, बाकी स्टैटिक पार्ट भी एड्रेस किया जा रहा है।
और साथ साथ में हम इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, होप यू हैव लाइक्ड इट। अगर आपने लाइक किया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए लेक्चर को, बहुत एनकरेजमेंट मिलता है हमें। और अगर जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, उसी तरीके से ये दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे तो इसे शेयर कीजिए और ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।